अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है जिसे कहते हैं द राइटिंग इज ऑन द वॉल। मगर बड़ा सवाल, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई देगा कि आखिर क्या लिखा जा रहा है? अमेरिका का गोदी मीडिया फॉक्स न्यूज, और वहां पर एक पड़ताल सामने आती है जिसमें पता चलता है कि ट्रंप ने देश की इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर दी है। यानी कि अमेरिकी जनता की अगर बात करें तो 70% लोग जिस तरह से ट्रंप ने इकोनॉमी को हैंडल किया है उससे खुश नहीं हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है दोस्तों, मैं चर्चा करना चाहूंगा अल जजीरा के एक लेख का, जो ये बता रहा है कि ईरान वॉर की वजह से चीन का मुकाम लगातार बढ़ रहा है। ऊपर से आपको गौर करना पड़ेगा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने क्या कहा है। उन्होंने मुलाकात की है जर्मनी के चांसलर से और उन्होंने कहा है कि इस युद्ध की वजह से यूरोप को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जिद के चलते यूरोप को नुकसान हुआ, चीन का मुकाम लगातार बढ़ रहा है और खुद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फॉक्स न्यूज का, दिखाना चाहता हूं फॉक्स न्यूज का वो क्लिप जिसमें पता चल रहा है कि अधिकतर जनता जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमी को हैंडल किया है और जिस तरह वो राष्ट्रपति रहे हैं, 70% लोग इसके खिलाफ हैं। इसके मतलब को आप जानते हैं, इसके मायने ये हैं कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। आपको अंदाजा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इन मिड टर्म इलेक्शंस में किस कदर नाक कटने वाली है। देखा जाए फॉक्स न्यूज का ये क्लिप। There's a new poll, it's from the Associated Press, and it shows President Trump's approval on the economy at just 30%. Overall, his approval isn't that much better. He's at 33%. Can Trump turn things around before the midterms, which are what, 6 months away? Well, Stu, this is what I keep talking about. You know, there needs to be a focus. और जाहिर सी बात है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं वॉर रोकूं या वॉर को और आगे बढ़ाऊं, यानी खुद को एक स्ट्रॉन्गमैन की तरह पेश करूं, एक दबंग के तौर पर पेश करूं, ताकि जो उनका लॉयल मैगा सपोर्टर है, मैगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उनका सपोर्टर है, क्या वो उनके साथ जुड़ा रहे। मगर हकीकत यह है कि अधिकतर लोग इस जंग से खुश नहीं हैं, जैसा कि फॉक्स न्यूज़ की ये पड़ताल बता रही है। और जैसे मैंने बताया, ये फॉक्स न्यूज़ में आया है, वो फॉक्स न्यूज़ जो कि प्रो ट्रंप है, जो ट्रंप समर्थक है। और अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के इस बयान की तरफ। उन्होंने अपने जर्मनी के समकक्ष से मुलाकात की है, जर्मनी के काउंटरपार्ट से मुलाकात की है, और इस मुलाकात में उन्होंने कहा है कि ईरान वॉर की वजह से यूरोप को लगातार नुकसान हो रहा है। इस बयान के मायनों को समझिए दोस्तों। हुआ क्या है, जैसे ही ईरान वॉर शुरू हुआ है, यूरोप खुद को ट्रंप से दूर करने लगा। क्यों? उनके पास विकल्प भी नहीं था, क्योंकि ट्रंप कई बेमानी और गैर वाजिब मांग करने लगे। कई देशों से कहने लगे कि भाई आप अपने बेसिस दीजिए, हम वहां से ईरान पर हमला करेंगे। कई देशों ने मना कर दिया। सबसे पहले स्पेन ने बगावत की जब पेड्रो सांचेज ने कहा कि हम अमेरिका और इस्राएल की ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद इटली, जी हां, इटली की जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, वो तो ट्रंप के करीबी थी, उन्होंने तक ट्रंप का साथ नहीं दिया। अब हो क्या रहा है दोस्तों, यूरोप जिसमें ब्रिटेन भी शामिल हैं, धीरे धीरे चीन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि चीन की तरफ देख रहे हैं। वो यूरोप जो पिछले 70-80 सालों से, यानी वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद से लगातार अमेरिका के साथ रहा है। यह मत भूलिए दोस्तों, जब कोल्ड वॉर हुआ था, यानी कि जब पूर्व सोवियत यूनियन के साथ अमेरिका का कोल्ड वॉर, शीत युद्ध चल रहा था, उस वक्त भी यूरोप ने अमेरिका का साथ दिया था। मगर ईरान वॉर कहने को यह एक धर्म युद्ध था, क्योंकि अमेरिका के कई राजनेता जो थे उसे एक रिलीजियस वॉर के तौर पर पेश कर रहे थे, इस्लाम वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बावजूद इसके यूरोप के अंदर से ऐसी कई आवाजें सामने उठने लगी जिन्होंने इसका विरोध किया। नतीजा आपके सामने है। और अब हो यह रहा है दोस्तों कि हर गुजरते लम्हे के साथ चीन का मुकाम बढ़ता जा रहा है, और यह किसी भी कीमत पर अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। और मैं आपसे अक्सर कहता हूं, जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तब ये कहा जाएगा कि इस वक्त
कौन ईरान के साथ था और कौन अमेरिका और इस्राइल के साथ था। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप सब जानते हैं कि ईरान के साथ विश्वासघात हुआ। वो बातचीत कर रहा था दोनों बार, पहले जब 12 दिन की जंग हुई और अब भी ईरान के साथ विश्वासघात हुआ। जब वो बातचीत कर रहा था तब आपने उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, उनके बच्चों को मार दिया, उनके परमाणु प्लांट्स पर हमला किया, उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला किया। दुनिया देख रही थी। यूरोप समझदार है, इसलिए यूरोप ने इस वक्त अमेरिका से खुद को दूर बनाए रखा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ी गलती की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती की है। जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त सख्त तेवर जो नहीं अपनाए उसकी मिसाल दी जाएगी और उसको लेकर लगातार उनकी आलोचना की जाएगी। तब लोग मिसाल देंगे स्पेन की, तब लोग मिसाल देंगे श्रीलंका की, तब लोग मिसाल देंगे इटली की। वो इटली जहां पर एक दक्षिणपंथी सरकार है, यानी कि इटली को भी एक तरह से वहां की बीजेपी चला रही है। बावजूद इसके जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप का विरोध किया, इस्राइल का विरोध किया। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है दैट ब्रिटेन इज अ साइकोफेंट ऑफ अमेरिका, ऑफ द यूएस। उसने तक कह दिया कि हम अपने राष्ट्रहित में बात करेंगे, हम अपने राष्ट्रहित में काम करेंगे और इसके अलावा नहीं। इससे अंदाजा लगता है कि सबको चिंता है अपनी विरासत की, तो बड़ा सवाल भारत को क्यों नहीं है। आपको याद है दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स में जेफरी एप्स्टीन ने यह बात कही थी कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मना लिया है और अब वो इस्राइल जाएंगे और ट्रंप के लिए वहां नाचेंगे। अब प्रधानमंत्री ने ऐसा किया नहीं किया उसको लेकर विवाद है, मगर एक व्यक्ति वाकई इस्राइल में जाकर नाच रहा है, जिससे पता चल रहा है कि कुछ लोग इतिहास में न सिर्फ खलनायक के तौर पर बल्कि जोकर के तौर पर याद किए जाएंगे। अपने पूरे स्क्रीन्स पर देखिए दोस्तों, ये जो शख्स नाच रहा है वो है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिले। वो अब भी इस्राइल में हैं और यहाँ पर वो नाच रहे हैं और उनके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से नेतन्याहू जो हैं वो हंस रहे हैं। कुछ लोग सांकेतिक तौर पर नाचते हैं और कुछ लोग असल में नाचने लगते हैं। और जैसे मैंने कहा, ऐसे लोगों को इतिहास में काइंडली नहीं देखा जाएगा, नायकों के तौर पर नहीं देखा जाएगा। यह कहा जाएगा कि इन लोगों की रीढ़ नहीं थी। और इन सब की वजह से दुनिया का निजाम बदल रहा है। इन सब की वजह से अब चीन को फायदा हो रहा है। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा अल जजीरा के इस आर्टिकल की तरफ और मैं आपको बताता हूं यह आर्टिकल दरअसल कहता क्या है। हाउ चाइना इज गेनिंग फ्रॉम ईरान वॉर बाय शोइंग इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूएस। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चाइना जो है वो एक डेमोक्रेसी नहीं है। अमेरिका इस दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी डेमोक्रेसी है। बावजूद इसके इस वक्त जो चाइना का बर्ताव है वो अमेरिका से बेहतर है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहले यह लेख कहता क्या है इस पर गौर फरमाएं। चीन कैसे ईरान युद्ध से फायदा उठा रहा है और खुद को अमेरिका से अलग दिखा रहा है, यह है इस लेख का शीर्षक। एनालिस्ट के मुताबिक बीजिंग ने अमेरिका, इस्राइल, ईरान और खाड़ी देशों के साथ अपने मजबूत आर्थिक रिश्तों का इस्तेमाल करके अपने हित यानी अपने इंटरेस्ट सुरक्षित रखे हैं और युद्ध के बाद के हालात के लिए तैयारी कर रहा है। चीन इस ईरान युद्ध में एक अलग तरीके से फायदा उठा रहा है। उसने अमेरिका, इस्राइल, ईरान और खाड़ी देशों सबके साथ अपने मजबूत आर्थिक रिश्तों का इस्तेमाल करके अपने हित सुरक्षित रखे और साथ साथ युद्ध के बाद क्या होगा उसके लिए भी तैयारी कर रहा है। चीन खुद को अमेरिका से अलग दिखा रहा है। जहां अमेरिका सीधे सैन्य और दबाव वाली रणनीति अपनाता है, वहीं चीन बैकग्राउंड में रहकर काम कर रहा है, खुलकर लड़ाई में नहीं कूद रहा है और अपने आर्थिक व कूटनीतिक फायदे बचा रहा है। साथ ही चीन की स्ट्रैटेजी यह भी है कि वो सभी पक्षों से रिश्ते बनाए रखे ताकि चाहे युद्ध का नतीजा कुछ भी हो, उसका नुकसान कम से कम हो और फायदा ज्यादा मिले। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, किस तरह से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद को ट्रंप से अलग साबित कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के शासक। कल ही उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात हुई। मैं चाहूंगा आप गौर करें इस बातचीत में उन्होंने क्या कहा, जिससे पता चल रहा है कि चीन अपने आप को अब दुनिया के नए सुपर पावर के तौर पर पेश कर रहा है, यानी कि सिंगल मोस्ट पावरफुल देश के तौर पर पेश कर रहा है। गौर फरमाएं।
शी जिनपिंग ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में सामान्य आवाजाही बनी रहनी चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र के देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों के हित जुड़े हुए हैं। यह बात आधिकारिक चीनी बयान में कही गई है। इस बयान में युद्ध के किसी बड़े पक्ष का नाम सीधे नहीं लिया गया है। हालांकि पिछले 7 हफ्तों से यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच टकराव की वजह से यह अहम समुद्री रास्ता लगभग ठप पड़ा है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने ज्यादातर समुद्री ट्रैफिक के लिए रास्ता बंद कर दिया है, जबकि 13 अप्रैल को अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी शुरू कर दी है। मगर जैसे मैंने कहा, अगर आप उनकी तुलना ट्रंप से करेंगे तो शी जिनपिंग खुद को एक अलग किरदार के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। कैसे और अल जजीरा इस बारे में क्या कहता है, गौर फरमाएं। शी के बैलेंस्ड यानी संतुलित और शांत बयान का सीधा फर्क दिखता है डोनाल्ड ट्रंप के रुख से, जिन्होंने उसी दिन सोशल मीडिया पर लिखा, मैं ये युद्ध बहुत बड़े फर्क से जीत रहा हूं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और यह भी कहा कि जब तक वॉशिंगटन को तेहरान के साथ डील नहीं मिलती तब तक नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। एनालिस्ट के मुताबिक यह दिखाता है कि चाइना ने अमेरिका इसराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध का इस्तेमाल खुद को दुनिया की 2 बड़ी ताकतों में ज्यादा जिम्मेदार देश के तौर पर पेश करने के लिए किया है। एक ऐसा देश जो अक्सर सामने आने के बजाय बैकग्राउंड में रहकर काम करना पसंद करता है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और चाइना ये कैसे करता है, मैं अब आपके सामने 4 अहम पॉइंटर्स बताने वाला हूं। किस तरह से वो बैकग्राउंड में रहता है, किस तरह से उसको फायदा होता है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, आज चाइना जहां है वहां भारत हो सकता था अगर भारत ने कुछ अहम मौकों का फायदा उठाया होता, मगर भारत ने ऐसा नहीं किया। मगर आज चाइना वो कर रहा है। सबसे बड़ी बात, हमारी चीन से प्रतिस्पर्धा है, मुकाबला है, और ये प्रतिस्पर्धा सिर्फ व्यापार में नहीं है, बल्कि आप जानते हैं गालवान घाटी में उनके साथ हमारा संघर्ष हुआ है, हमारा एक हिंसक इतिहास है। मगर आपको अगर इंटरनेशनली अपने आप को साबित करना है तो आप किस तरह की स्ट्रैटेजी खेलते हैं, यह बहुत मायने रखता है, और यही स्ट्रैटेजी चाइना के काम आ रही है। बड़ा प्रश्न, क्या भारत अपने रुख पर पुनर्विचार करेगा, क्योंकि सही मायने में यही नेशनल इंटरेस्ट है। गौर फरमाइए, और अब मैं आपके सामने एक एक करके वो 4 पॉइंटर्स पेश करना चाहता हूं। नंबर 1, चीन कोई बड़ा ड्रामा करके नहीं, बल्कि इंतजार करके, हालात को देखकर और मौका आते ही उनका फायदा उठाकर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है और अमेरिकियों को इस झंझट से निपटने दे रहा है। ऐसा कहना है गेडालिया आफ्टरमन का, जो आबा इबान इंस्टीट्यूट फॉर डिप्लोमेसी एंड फॉरेन रिलेशंस में एशिया इसराइल पॉलिसी प्रोग्राम के हेड हैं। यानी कि खामोश रहो, हर बात पर मत बोलो। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद के दूसरे दौर की बातचीत क्यों शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि ट्रंप को छपास की बीमारी है। छपास यानी हर मुद्दे पर बोलना, हर जगह दिखाई देना, टेलीफोन में सुनाई देना, इंटरव्यू देते रहना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहना। नतीजा, इसके चलते बातचीत को इसका नुकसान पहुंचा। पॉइंटर नंबर 2, बीजिंग ने खुद को एक समझदारी भरी आवाज के रूप में पेश किया। इसी वजह से उसकी पुरानी देशों के अंदरूनी मामलों में दखल ना देने की नीति और इस युद्ध में शामिल सभी पक्षों के साथ उसके कामकाजी रिश्ते हैं। इनफैक्ट आपने गौर किया होगा कि बीजिंग ने इसराइल के बारे में भी कोई बहुत सख्त तेवर नहीं अपनाए। वो कह रहा था कि सभी पक्ष जो हैं वो युद्ध से बाहर निकले। वो दे रहा था चेतावनी इसराइल को, मगर बहुत उग्र होकर नहीं, बावजूद इसके कि ईरान के साथ उसके पुराने रिश्ते हैं। यानी कि सही मायने में न्यूट्रल और तटस्थ, सही समय पर सही बात कहो। पॉइंट नंबर 3, चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसकी लगभग 90% तेल खरीदता है। ऐसा यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन के मुताबिक है। साथ ही 2021 में बीजिंग ने तेहरान के साथ 25 साल का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया है। चाइना जानता है कि वो ईरान का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ईरान में उसने जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ये जंग रुक जाए, इसके पीछे उसके ये भी इंटरेस्ट हैं। और बड़ी बात,
वो लगातार ईरान को आर्म भी कर रहा है, क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको CNN की वो रिपोर्ट बताई थी जिसमें कहा गया था कि चाइना एक हथियार सिस्टम भेज रहा है ईरान को तीसरे देशों के जरिए, और अगर ये हथियार वहां पहुंच गया तो ईरान के ऊपर ना कोई अमेरिकी जहाज ना इस्राएली जहाज जो है उड़ान भर पाएगा, कोई नहीं भर पाएगा। इन मैन पैड्स के जरिए इन सभी विमानों को ईरान गिरा पाएगा। पॉइंट नंबर 4, साथ साथ पिछले एक दशक में चीन ने खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ अपने रिश्ते काफी मजबूत किए हैं, और वो आज भी यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल दोनों का बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर, किसी से दुश्मनी नहीं, दोस्ती बनाए रखो मगर लिमिट में रहो, यानी कि इसराइल के साथ भी संबंध हैं। और मैं आपको यह चौथा पॉइंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दुनिया भर में एक ही देश है जो चाइना से बेहतर है रिश्तों के मामले में। कौन? भारत। भारत के इसराइल के साथ भी रिश्ते हैं, अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी, खाड़ी देशों के साथ भी। क्यों? क्योंकि खाड़ी देशों में जिस तरह से भारतीय हैं इस तरह से वहां चाइनीज नहीं है। हमारी आबादी हमारा स्ट्रेंथ है, और हमारी आबादी इन खाड़ी देशों में बसी हुई है। हमारी आबादी इन तमाम खाड़ी देशों में एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर काम करती है, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करती है। लिहाजा हमारी सरकार को आना चाहिए इसका फायदा उठाना। आपके सामने पूरी परात में मामला है, थाल में सब सजा हुआ है, मगर हमारी सरकार अपनी छोटी सोच के चलते इसका फायदा भी नहीं उठाना चाहती है। मुझे बताइए दोस्तों, ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है तो आखिर क्या है? ये तमाम पहलू हैं जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहरहाल इस मंच पर आप तक मैं लगातार प्रोग्राम लाता रहूंगा, एनालिसिस लाता रहूंगा, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि इस वक्त कहने को ठहराव है, जंग नहीं चल रही है, मगर जिस तरह की बातचीत है, जिस तरह की डिप्लोमेसी है, वो भी बहुत दिलचस्प है, और उसे बेहद आसान लफ्जों में मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।